नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में सीआरपीसी से यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 16वें और 17वें संस्करण में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी क्योर्ड अंडर द सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब देखिए पहला चीज ये कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में आया था, ये आपको याद रहना चाहिए। सेक्शन 465 के बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है कि क्या क्या केसेस नीचे हैं जिनके बारे में हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरटेनिंग ऑफ कंप्लेंट विदाउट कंप्लाइंग विद सेक्शन 195 एंड 340 ऑफ द सीआरपीसी, द रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इनटू वन केस इनटू अनदर कंप्लेंट केस, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, नॉन कंप्लायंस विद द सेक्शन 2352। तो ये देखिए यहाँ पे जो 465 है वो एक्चुअली बताता है कि रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इनटू वन केस इनटू अनदर कंप्लेंट केस, ये किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि बी है वो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर डी नोवो ट्रायल्स। तो डी नोवो परीक्षण क्या होते हैं और डी नोवो परीक्षण के लिए क्या बातें सत्य हैं उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। पहला है, omission or illegality in the procedure even if it does not affect the core of the case become a ground for de novo trials. A de novo trial should be the last resort. Third option दिया हुआ है, the court originally trying the case can order de novo trial, और fourth option है none of these. आइए इसके जस्टिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। A de novo trial or retrial of the accused should be ordered by the appellate court in exceptional or rare cases and only when in the opinion of the appellate court such course become indispensable to avoid failure of justice। तो ये जो de novo ट्रायल है एक्यूज्ड का वो या रीट्रायल है वो तभी हो सकता है जब अपीलेट कोर्ट ये पाती है कि वहां पे फेल्योर ऑफ जस्टिस है। तो दिस इज अ लास्ट रिसोर्ट, ये लास्ट रिसोर्ट होगा de novo ट्रायल का और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A chief judicial magistrate may pass a sentence of imprisonment। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास की सजा दे सकता है, not exceeding 7 years, exceeding 7 years, for life, none of the above। तो सीजेएम के पास क्या पावर होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। The court of a chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of death आर इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ। तो मृत्यु की सजा और उम्र कैद की सजा को छोड़कर कोई भी सजा सीजेएम सुना सकते हैं। तो ये सजा 7 साल से ज्यादा की भी हो सकती है और एक्सीडिंग 7 ईयर्स भी सीजेएम जो है यहाँ पे दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीआरपीसी की धारा 109 के तहत बांड संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में अधिकतम अवधि के लिए निष्पादित किया जा सकता है। द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 सीआरपीसी एज अ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो ये कितने पीरियड के लिए 109 सीआरपीसी में बॉन्ड भरवाया जाता है, वो होता है 1 ईयर का, 1 साल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन पढ़िए। When an executive magistrate receive information that there is within his local jurisdiction a person taking precaution to conceal his presence and there is a reason to believe that he is doing so with a view of committing a cognizable offense, the magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। तो ये जो होता है ये 1 साल के लिए निष्पादित किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 ईयर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में दी जाने वाली 500 रुपए की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया। तो ये जो 500 रुपीज का जो मैक्सिमम लिमिट था सीआरपीसी 125 में, तो इसको कब हटाया गया, किस ईयर में हटा दिया गया कि ये जो अधिकतम राशि आपने 500 रखी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 500 ही हो, इससे ऊपर भी जा सकती है। तो इसको ईयर 2001 में अमेंड कर दिया गया। अप अंटिल द अमेंडमेंट एक्ट नंबर 50 ऑफ 2001, द मजिस्ट्रेट वाज ऑब्लिगेटेड टू ग्रांट मेंटेनेंस नॉट टू एक्सीड ₹500. There is not a cap on the maximum amount. Instead, the magistrate is free to decide any monthly rate in accordance with the circumstances of the case. तो मजिस्ट्रेट अब जो है कोई भी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2001। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय अ रेप विक्टिम। तो कौन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा? सबसे पहले जब रेप विक्टिम अपने इंफॉर्मेशन को देना चाहता है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वोमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वोमेन ऑफिसर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वोमेन ऑफिसर इसको रिकॉर्ड कर सकती है और रिकॉर्ड करने के बाद उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और मजिस्ट्रेट उसके बाद 164 की जो प्रोसेस होती है सीआरपीसी 164 के अंतर्गत उसका बयान फिर से रिकॉर्ड करते हैं। तो वोमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वोमेन ऑफिसर को जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत समन कैन बी ओरल, समन कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज, समन आर आइदर फॉर अपीयरेंस आर प्रोवाइडिंग a document or things, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है summon can be served to servant in case of person on whose name summons are made cannot be found। तो क्या सम्मन ओरल हो सकता है? क्या सम्मन कारपोरेट को नहीं दिया जा सकता? सम्मन किसी के अपीयरेंस के लिए दिया जा सकता है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए दिया जा सकता है? और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन नहीं मिल रहा है या उसको सम्मन रिसीव नहीं हो रहे हैं तो उसके नौकर को भी सम्मन दिया जा सकता है। क्या ये सही है? नहीं। सम्मन, इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, समन्स आर आइदर फॉर अपीयरेंस आर फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग। ठीक है, द समन इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस विच इज इशूड आइदर फॉर अपीयरेंस आर फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। द समन में बी इशूड टू एन एक्यूज्ड और अ विटनेस। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहेगा? हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स। तो अगर कोई एक्यूज है और उसके लिए जो है वारंट इशूड है तो वो कब तक लागू रहेगा, कब तक इन्फोर्स रहेगा? 6 साल, 10 साल, 12 साल और अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। तो इसका जो सही उत्तर है अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। सुन लीजिए, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court। तो जो वारंट होगा उस पर कोर्ट की मोहर होगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होगा। दूसरा है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट, या तो उसी कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया जाए या जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ये वारंट आपका जो है लाइट में रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। प्रवेश को वर्गीकृत करके लाया जा सकता है। एडमिशन कैन बी ब्रॉड कैटेगराइज इनटू। अब ये देखिए क्वेश्चन एविडेंस एक्ट का भी माना जा सकता है और सीआरपीसी का भी, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, आइदर ए आर बी आर बोथ ए एंड बी। तो देखिए एडमिशन जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों होते हैं। एडमिशन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जुडिशियल एडमिशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के अंतर्गत गैर संज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग, नन ऑफ दिस। तो यहां पे पुलिस कैन नाइदर रजिस्टर द एफआईआर नॉर कैन इन्वेस्टिगेट और इफेक्ट अरेस्ट विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन और डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट आर नोन एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस।
These mostly include minor offense such as abusing each other, minor scuffles without injuries, intimidation, etc. तो ऐसे केसेस जहाँ पे बहुत ही सामान्य तरह के क्राइम हुए हैं, जिसमें एक दूसरे को लोगों ने अब्यूज कर दिया या कोई इंजरी नहीं है, कोई इंटिमिडेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस जनरली एनसीआर में आते हैं और ये नॉन कॉग्निजेबल होते हैं ऑफेंसेस। तो यहाँ पे ये एक्चुअली एक प्राइवेट राउंड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सीआरपीसी के अध्याय 21A के तहत प्लिया बार्गेनिंग के प्रावधान लागू नहीं होते हैं यदि अपराध कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ किया गया हो। द प्रोविजन ऑफ प्लिया बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A of CRPC are not applicable if the offense is committed against a child below the age of। अब इसकी जस्टिफिकेशन को देख लीजिए कि चाइल्ड और वोमेन के अगेंस्ट में प्लिया बार्गेनिंग नहीं हो सकती। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द चैप्टर 21A of the Code of Criminal Procedure 1973 will not apply the offenses that affect the socio-economic condition of the country or have been committed against a woman or a child below 14 years of age। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ और वुमेन के साथ जो है प्लिया बार्गेनिंग नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जिसके पास किसी मामले की संक्षिप्त सुनवाई का प्रस्ताव है। हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली empowered बाय द हाई कोर्ट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन देख लीजिए। समरी ट्रायल कैन बी हेल्ड ओनली बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट or a magistrate of the first class empowered in that behalf or bench of magistrate empowered under either section of 260 or section 261 of the code। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये सब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और इसमें सब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सी धारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत उपस्थित होने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया से संबंधित है? Which section deals with the process to compel appearance under Code of Criminal Procedure 1973? तो कौन सा सेक्शन है जो सीआरपीसी के अंतर्गत जो है किसी के अपीयरेंस के लिए कंपेल किया जा सकता है? चैप्टर 6 सेक्शन 61 to 90 of the Code of Criminal Procedure 1973 contains the provision relating the process to compel appearance of the person in the court। तो यहाँ पे सेक्शन 61 से लेकर 90 तक का जो है चैप्टर 6 का ये कंपेल कर सकता है किसी के अपीयरेंस के लिए कोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वह अपराध जिसके लिए कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है कहलाता है। एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, वैल्यूएबल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये इसका आंसर तो नॉन कॉग्निजेबल है। जरा इसके जस्टिफिकेशन को भी पढ़ लीजिए। अ पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इफ ही इज सस्पेक्टेड टू हैविंग कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉर्मली इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी एक्यूज को गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन समन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट वेयर इन द समन्स हैज बीन इशूड टू द एक्यूज द नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेंट शैल इंटेल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोई शिकायत किसी ने की और समन ट्रायल मामला था, आरोपी को सम्मन भेजा गया, लेकिन जो शिकायत करता था उसकी मृत्यु हो गई या गैर हाजिरी हो गई। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करेगा? डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड, एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, आइदर डिस्चार्ज और एक्विटल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये कहती है कि यहाँ एक्विटल ऑफ द एक्यूज होना चाहिए, दोष मुक्ति हो जानी चाहिए। अगर शिकायत करता ही नहीं है या उसकी मृत्यु हो गई है तो एक्विटल ऑफ एक्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मान लीजिए कि थानेदार द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई, शिकायतकर्ता के पास क्या विकल्प है? अगर आप किसी चीज़ से पीड़ित हैं और आप ने जो है स्टेशन ऑफिसर आप गए, स्टेशन ऑफिसर के पास गए और पुलिस स्टेशन में आपने कहा कि मेरी एफआईआर दर्ज करो और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और नहीं कर सकता, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है अप्रोच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे दोनों कर सकते हैं आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट दे सकते हो अपना
कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं गया और मेरी जो है FIR दर्ज नहीं की गई है, उसमें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑर्डर कर सकता है पुलिस को, या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट डायरेक्टली कर सकते हो। तो बोथ हैंड बी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, CRPC की धारा 160 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी अपने निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर किसी पुरुष की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूं और समझा देता हूं। एनी पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 ऑफ CRPC कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस हु इज। 160 CRPC सेक्शन 160 ऑफ CRPC ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर किसको उसके रेजिडेंस के अलावा कहीं और नहीं बुला सकती। तो अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड एबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे 17वें का C जो है, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड एबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, ये दो लोग को जो है पुलिस नहीं बुला सकती और पुलिस उनके रेजिडेंस पर जाकर उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेना है वो ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अ लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड है, एक प्रमुख प्रश्न कब पूछा जा सकता है, CRPC का ये क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका जरा जस्टिफिकेशन देखिए। द कोर्ट सेल permit leading question to be asked in the examination in chief or re-examination in respect to the matters which are introductory or undisputed nature, or which matter in the opinion of the court have already been sufficient proved. It can be asked where it is not object to by the adverse party. तो एक लीडिंग क्वेश्चन जो है किसी भी पर्सन के चीफ देने के बाद उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम द CRPC। जो CRPC से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 16वें और 17वें संस्करण में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, उसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है कि आपने इतने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लगे और आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने प्राप्त की, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।